हेलो गाइस, गुड इवनिंग। किरण भारद्वाज का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। देखो, हिंदी लेक्चर के बारे में हम पढ़ रहे थे। एक लेक्चर आपका हो चुका था, दूसरा मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप सभी को मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जिंदगी की राह में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, उन प्रॉब्लम से आपको जरा भी डरना नहीं है। देखो, जो भी व्यक्ति असफलता नाम की समस्या से डरते हैं या इससे डर के पीछे हट जाते हैं या फिर जिंदगी से हार मान लेते हैं, तो उन सभी से मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि वो इस रास्ते पर ही ना चले। जिनके अंदर दम है कि हम कुछ कर सकते हैं, और अगर कभी कभार असफलता भी हाथ लग गई तो उस टाइम भी संभलने का हम दम रखेंगे, तो वो इंसान आराम से इस रास्ते पे चल सकते हैं। देखो, सफलता असफलता तो आती रहती है जिंदगी में, पर इतना मैं आप सभी से पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहूंगी कि शायद अगर आपकी लाइफ में भी इतना स्ट्रगल रहे जैसा मेरी लाइफ में रहा, तो भी लास्ट में आप विजय प्राप्त कर लेते हो। थोड़ी छोटी मोटी ही सही, पर जिसके हम एबल थे, और जितना हम पढ़ पाए। बीच में स्टडीज वगैरह बड़ी ज्यादा डिस्टर्ब होती रही। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि कभी ना कभी सफलता हाथ लग ही जाती है। कब? जब आप हार ना माने। अगर आप जिंदगी से हार मान जाते हैं तो सफलता फिर दूर दूर तक कहीं हाथ नहीं लगती। कभी ना कभी सोच लेते हैं कि यार, ये तो ऐसा इंसान है जो पीछे छोड़ता ही नहीं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसको भी दे दें। तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप छोटी मोटी प्रॉब्लम से जरा भी ना घबराएं, ना डरे। मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ 24 आवर्स। आपको कभी भी कोई ऐसी वैसी प्रॉब्लम होती है, कोई चैप्टर आपको समझ नहीं आता है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, करंट का हो गया, या फिर इंडियन जीके का हो गया, एचपी जीके का हो गया, तो आप मुझसे कभी भी कमेंट करके कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं बार बार चेक करती रहती हूँ कि किस स्टूडेंट का कौन सा कमेंट आया है। कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम टाइम्स आपको रिप्लाई दे सकूं। तो आपको ऐसी वैसी कोई भी प्रॉब्लम रहती हो तो फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हिंदी का ये लेक्चर नंबर 2 है। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो देखने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि वहां पे मैंने बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स छोड़े हैं जो कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग जरूर मिलेंगे। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, वो उसमें मैंने आपको भाषा के बारे में बताया था, लिपि के बारे में बताया था, और बाकी आपको मैंने थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट उसके क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे हिंदी के रिगार्डिंग वो भाषा कैसे बनी, उसका जो डे मनाया जाता है, और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय किस तरह से मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ये मैंने आपको सारा बता दिया था। तो आज वैसे बात तो पढ़नी तो हमें वर्णमाला है, बट वर्णमाला को पढ़ने से पहले थोड़ा मैं आपको समझा देती हूँ। स्टार्टिंग का जो हमारे पास एक ओवरव्यू रहता है, उनके बारे में मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कभी कभार हमारे से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हिंदी है वो कौन से परिवार की भाषा है। तो आपको याद रखना है कि वैसे तो जो हिंदी है, हिंदी वो भारतीय परिवार की भाषा है। हिंदी भारतीय परिवार की भाषा है। पर कभी क्वेश्चन इससे उल्टा पूछा जाता है, अपोजिट साइड से पूछा जाता है, तो वहां पे भी आपको याद रखना है जो हिंदी को है ना, हिंदी को ये आर्य है, आर्य परिवार की भाषा भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन में इन दोनों में से जो भी रह रहा है, या तो भारतीय परिवार होगा या आर्य परिवार होगा, तो कंफ्यूज नहीं करना। हिंदी इन दोनों परिवार की भाषा है। ठीक है, अब भारतीय परिवार की बात करेंगे तो भाषा का ये सबसे बड़ा परिवार है भारतीय। भारत यूरोपीय
परिवार, ठीक है, बारोपीय जिसका नाम बना है। अब आपको पता है कि हिंदी की अगर लिपि की बात करेंगे, हिंदी की लिपि क्या है, तो लिपि तो आपको पता है कि देवनागरी है, सभी को पता है देवनागरी लिपि है। क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि हिंदी की लिपि क्या है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो आप लिखेंगे कि देवनागरी लिपि का विकास, ब्राह्मी लिपि है बेटा एक, ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे है ये ब्राह्मी लिपि, जो ब्राह्मी लिपि से है, इससे देवनागरी भाषा का, सॉरी, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट, ये कुछ आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि संस्कृत भाषा की लिपि का क्या नाम है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए। वैसे तो मैंने बता दिया है, मैं भी जब लिपि पढ़ा रही थी तो वहां पे भी शायद बताया है, नहीं बताया होगा तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप रिप्लाई करेंगे, आंसर उस पर मैं करूंगी कि एक्चुअल में उसकी लिपि कौन सी है, ठीक है। संस्कृत भाषा की लिपि मैंने आपसे पूछी है। अब नेक्स्ट हमें अब वर्णमाला में आना है, और वर्णमाला में आने से पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए रहते हैं, थोड़ा डिस्कशन में उनके बारे में कर लेती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपको रहता है, एक तो आता है कि अभिव्यक्ति की सबसे छोटी इकाई, और दूसरा पूछा जाता है कि मौखिक भाषा की, इसको मैं ऐसे ही कर देती हूँ, सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो इन दोनों का जो आंसर है, क्वेश्चन कभी इस टाइप से पूछा जाता है, कभी इस टाइप से पूछा जाता है, तो इन दोनों का जो आंसर है वो सिर्फ आपके पास एक ही रहता है। इन दोनों का क्या रहेगा, ध्वनि, ध्वनि रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, उसे हम वर्ण कहते हैं। अब देखो, जो ध्वनि और वर्ण है, ये दोनों सेम चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों की दोनों सेम चीजें हैं, ध्वनि भी और वर्ण भी। बस इतना सा फर्क है कि एक मौखिक की है और दूसरी लिखित की इकाई है, ये आपको ध्यान रखना है दोनों को इसमें, बाकी इसमें ज्यादा बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। अब कभी आपसे क्या है कि सीक्वेंस पूछी जाती है, सीक्वेंस लगाने को पूछी जाती है कि जो भाषा की एक सीक्वेंस रहती है, वो कौन सी सीक्वेंस रहती है, कि किस तरह से हम भाषा की जो आगे संरचना बनाते हैं वो किस तरह से आपकी वो रहती है। तो सबसे पहले आपके पास हम लिखेंगे, ये बढ़ते क्रम में होगा बेटा, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। सबसे पहले आपके पास वर्ण आता है, वर्ण से जो बड़ा है वो आपके पास अक्षर रहता है। मैं पूरी सीक्वेंस लिख लूंगी, यहाँ से इलिमिनेट चीजों को आपने खुद करना है कि यहाँ से चीज इलिमिनेट कौन सी होनी है। तो सबसे छोटा आपके पास वर्ण रहना है, फिर अक्षर रहना है, अक्षर के बाद आपके पास शब्द आ जाता है, और यही ब्रैकेट में मैं पद भी लिख देती हूँ। इसके बाद आपके पास आगे का जो ये आएगा वो रहता है पदबंध, इसको पदबंध बोलते हैं। इसके बाद रहेगा वाक्यांश, और इसके बाद आपके पास आता है उपवाक्य, और उपवाक्य के बाद जो सबसे बड़ी इकाई बनती है, ये जन्म होता है वाक्य का। आपको ध्यान रखना है
कि ये सारी की सारी चीजें आपके पास, ये मैंने बढ़ते क्रम में लिखी है कि सबसे छोटी वर्ण होती है, उसके बाद अक्षर आता है, अक्षर के बाद शब्द है, और यहाँ पे मैंने पद भी लिखा है। शब्द और पद चीज एक ही होती है, बस इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन अलग अलग सी रहती है शब्द और पद की। उसके बाद पदबंध आता है, फिर वाक्यांश आता है, उपवाक्य आता है, उसके बाद वाक्य बनता है। इनको अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो वर्ण, आपको पता है कि वर्ण क्या होता है। अभी मैं फिलहाल ऐसे ही बोलती हूँ कि वर्ण क्या होता है, वो क्या होता है, आगे हम इनको डिफाइन अच्छे से करेंगे। सबसे पहले वर्ण की बात करेंगे तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और जो वर्ण है वो ऐसी चीज, ऐसा एक छोटा अक्षर होता है जिसमें कि हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेती है, जिसके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता ना ले जाए, उसी को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, भाषा की ये सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद अक्षर, अक्षर होता है जिन्हें हम वर्ण की सहायता से उच्चारित करते हैं, उनको अक्षर बोलते हैं। शब्द, शब्द का आपको पता है कि वर्ण या अक्षर के व्यवस्थित समूह से जो आपका एक ग्रुप बनता है, उसी को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, अक्षर या वर्ण की सहायता से, या अक्षर या वर्ण के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। आगे आपके पास पद आता है। देखो, जो शब्द और पद में है वो बिल्कुल नॉर्मल सा डिफरेंस है। कैसे नॉर्मल सा डिफरेंस है? जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक थोड़े से मैं वर्ड लिख देती हूँ। जैसे मैं लिखूंगी रोहन, लड़का, फूल, और मैं लिखती हूँ दिल्ली, ये वाले। और मैं आपको बता दूं कि आपको मुझे बताना है कि रोहन क्या है, लड़का क्या है, फूल क्या है, दिल्ली क्या है, तो आप बोलेंगे कि मैम ये शब्द है। आप सभी को दिख रहा है ना, ये वाले शब्द है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे आपको यूज करती हूँ, मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ और मैं लिखती हूँ कि लड़का विद्यालय या स्कूल जा रहा है। अब मैं यहाँ से आपको बोलूं कि ये जो लड़का है, ये वाला क्या है, और बताना इनमें से है। ये नहीं बोलना कि लड़का तो लड़का है, या संज्ञा का नाम बता दो कि ये तो जातिवाचक संज्ञा है। वो चीज मैं नहीं पूछ रही हूँ। मैं यहाँ पे आपसे पूछ रही हूँ, इनमें से बताना है कि आपके पास जो लड़का है वो क्या है। वर्ण है, अक्षर है, शब्द है, पद है, पदबंध है, वाक्यांश है, उपवाक्य है, या फिर आपके पास वाक्य है। इनमें से बताना है। तो यहाँ हम इस लड़के की बात करें तो यहाँ पे भी लड़का था, यहाँ पे भी लड़का था। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये जो लड़का है ये शब्द है। यहाँ पे आप गलती करके भी इसे शब्द नहीं कहेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जब कोई शब्द एक वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो शब्द ना रहकर पद बन जाता है। क्या आपको इतनी सी बात समझ आई? क्या बताया मैंने कि जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो शब्द ना रहकर क्या बन जाता है? पद बन जाता है। मे बी आपको ये समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो आप आगे मुझे बताएंगे। ठीक है, कमेंट में बताना है, मैं आपको फिर बता दूंगी। अब यहाँ से फिर मैं आपको बताती हूँ। अभी तो आपने खाली लड़का लिखा था। नेक्स्ट में आपको दूसरा एग्जाम्पल देके यहीं पे बताती हूँ। मैं लिखती हूँ, ये छोटा है, चलो छोटा आपको समझ नहीं आएगा। मैं यहाँ पे लिखती हूँ मोटा, मोटा लड़का स्कूल जा रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि लड़का क्या है, तो आपने फिर से बताना है कि मैम लड़का यहाँ पे शब्द था और यहाँ पे ये पद बन चुका है। क्यों? क्योंकि ये वाक्य में प्रयुक्त हो चुका है, इसलिए ये पद बन चुका है। तो ठीक है, मैंने इसको बताया। ठीक है, आपने बोला कि लड़का पद है। अगर मैं पूरा बोल दूं कि ये मोटा लड़का, ये वाली चीज क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ये मोटा लड़का, लड़का और ये दोनों शब्द आपस में इस पद को बांधने के लिए आपने किसका यूज किया? मोटे का यूज किया। छोटे का क्या? बड़ा लड़का। आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। सुंदर लड़का लिखो, मोटा लिखो, छोटा, पतला, गोरा, काला, जो भी आपने लिखना है। मोटा लड़का। अब ये जो मोटा यूज हुआ है वो इस पद को बांधने के लिए यूज हुआ है। अगर इस पद को बांधने के लिए ये यूज हुआ है तो ये पूरा का पूरा आपका क्या बन जाता है? पदबंध बन जाता है।
और ये जो पदबंध होते हैं ये अलग अलग रूप में यूज होते हैं। जैसे कि आपके पास पदबंध रहेगा, कभी संज्ञा का पदबंध रहता है, कभी विशेषण का पदबंध रहता है, कभी क्रिया विशेषण का पदबंध रहता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था अभी कि मोटा लड़का, तो मोटा आपको पता है कि ये क्या है, विशेषण है, तो यहाँ पे ये विशेषण पदबंध है। कभी इनकेस इस तरह की, वैसे तो आगे आपको पढ़ाऊंगी, पर आ जाती है कभी ऐसी प्रॉब्लम, तो आपको घबराना नहीं है। ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, इन्हें आप अच्छे से इनको आके हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि अब यहाँ से आपको ये वर्ण पता चल गया क्या होता है, अक्षर पता चल गया क्या होता है, नहीं चला है अभी मैं डिटेल्ड पढ़ाने वाली हूँ इसको। शब्द का पता चला, पद का पता चला, पदबंध आपका पता चला, वाक्यांश, वाक्यांश तो आप सभी को पता ही होगा कि क्या होता है, हम लिखते भी है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। कैसे, जैसे हम बोलते हैं कि जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसको क्या बोला जाता है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि जिसकी गहराई मापी ना जा सके या जिसकी गहराई का पता ना लगाया जा सके उसके लिए वन वर्ड देना है आपने। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपने पढ़े ना, वो वाला आपको मुझे बताना है, वो वाक्यांश कहलाता है, ठीक है। उपवाक्य, उपवाक्य क्या होता है, जो खुद में कंप्लीट ना हो। कैसे खुद में कंप्लीट ना हो, जैसे मान लीजिए मैं बोलती हूँ कि यदि बारिश ना होती तो फसल अच्छी नहीं होती। अगर मैं इतना ही बोलूं कि यदि बारिश ना होती, तो आप आगे भी वेट करेंगे कि आगे भी मैम ने कुछ बोलना होगा कि यदि बारिश ना होती तो क्या होता, करेंगे ना वेट आगे। तो ये खुद में यदि बारिश ना होती, तो ये खुद में क्या है, एक उपवाक्य है। ये डिपेंड दूसरे वाले वाक्य पे है, जब हम दूसरा वाक्य बोलेंगे तब जाके ये खुद को कंप्लीट करता है, तो ये उपवाक्य हो गया। अब वाक्य की अगर हम बात करें तो वाक्य तो जो खुद में कंप्लीट होता है, जो पूरी कंप्लीट सेंस देता है, उसी को वाक्य कहते हैं। जैसे इंग्लिश में हमने सेंटेंस सेंटेंस को पढ़ा था कि सेंटेंस किसे कहते हैं, तो सेम आपका यहाँ पे वाक्य भी है कि शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का व्यवस्थित समूह जो हमें पूर्ण अर्थ दे, उसी को हम वाक्य कहते हैं। मे भी आपको इतना समझ आया होगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हो। चलो, आपने इतना इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, समझ भी आपको आ गया होगा। और आगे हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है, जो हमने लिखा है, इसके बारे में पढ़ेंगे, और वो है वर्णमाला। ठीक है। वर्णमाला को पढ़ने से पहले सबसे पहले वर्ण को पढ़ना पड़ेगा कि वर्ण क्या चीज होती है, क्योंकि आगे वर्णमाला का ये बिठाना है ना, तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, वर्ण। सबसे पहले हम वर्ण को लिखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। मुख से निकलने वाली ऐसी सार्थक ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके, वर्ण कहलाती है। क्लियर है। मुख से निकलने वाली ऐसी सार्थक ध्वनि, देखो मैंने यहाँ पे सार्थक क्यों लिखा, क्योंकि जो मुख से निकलेगा उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। अब मैं मान लीजिए कि मैं यहाँ मुंह से बोलती हूँ, आपको कुछ समझ आया क्या है हूँ, अगर मैं मुंह से बोलूं अ, तो आपको समझ आएगा अ, क्योंकि अ प्रॉपर आपको मीनिंग दे रही है। आपने वर्णमाला में पढ़ा है कि पहला ही लेटर आपका अ रहता है, ठीक है, ये आप समझ जाएंगे। तो मुख से निकलने वाली प्रत्येक ऐसी सार्थक ध्वनि जिसका कोई ना कोई अर्थ हो,
और जिसके टुकड़े ना किए जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब आगे आपको वर्णमाला टॉपिक वर्णमाला है, तो वर्णमाला को समझना है। इसमें से क्वेश्चन बहुत बार दिया जाता है। ये वर्णमाला किसको बोलेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब आप ये कभी भी नहीं लिख सकते कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। आपको मैक्सिमम टाइम ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास एग्जामिनेशन देने आप जाते हैं, इसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। कैसे दिए जाएंगे? आपके पास लिखा होगा कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, और देखना ऑप्शन नंबर ए जो होता है ना, उसमें यही लिखा गया होगा। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। तो हमें क्या लगता है कि अभी जो हमारा आंसर है वो स्टार्टिंग में ही मिल गया। स्टार्टिंग में मिल गया तो टाइम वेस्ट क्यों करना है, और उसी के वर्णों के समूह को क्या कर देते हैं? टिक मार देते हैं। और वहीं पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो सबसे एक इजी क्वेश्चन था, जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था, वही वाला गलत हो जाता है। घर आके बहुत दुख होता है। वहां पे तो नंबर काउंट कर देते हैं, मेरा ये नंबर सही है, ये तो मेरा बना आंसर की आएगी, देखेंगे घर आके ये तो मैंने सही किया था, गलत कैसे हुआ? गलत ऐसे हुआ जैसे कि ऑप्शन तो सारे पढ़े ही नहीं थे, कि एक्चुअल में प्रॉपर में आंसर क्या है इसका वो तो देखा ही नहीं था, वो तो डी में जाके था। तो आपको याद रखना है कि आपने ऑप्शन एक बार सारे फाइंड आउट करने हैं। अगर आंसर आपका एक भी नहीं है जो सही है, तो वहां पे सभी को ग्रीस मार्क दिया जाता है, सभी को पता है। ठीक है, तो आपको याद रखना इस चीज को कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। व्यवस्थित समूह क्या बीमारी है ये? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूं, सबसे पहले मैं लिखती हूँ अक्षर, फिर लिखूंगी ज्ञ, इसके बाद लिखूंगी अ, फिर लिखूंगी री, फिर ट लिखती हूँ, उसके बाद ड लिखती हूँ, फिर म लिखूंगी, फिर क लिखूंगी। अब इसको अगर मैं बोलूं कि क्या मैं इसे वर्णमाला कह सकती हूँ, तो आप भी बोलेंगे कि जरा भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इनको पढ़ने की, इनको लिखने की एक व्यवस्था दी गई है। कैसे व्यवस्था दी गई है? कि सबसे पहले आप अ लिखेंगे, उसके बाद आ लिखेंगे। इस तरीके से जब पूरा आपका हो जाता है तो लास्ट में आप ज्ञ लिखेंगे। क्लियर? तो ये इसके लिखने की प्रॉपर व्यवस्था है। जैसे हमारा शरीर बना है, मान लीजिए जो सिर है वो पांव की जगह होगा, तो ये व्यवस्थित है? नहीं है। व्यवस्था क्या है कि सबसे पहले ऊपर सिर होना चाहिए, बाल होने चाहिए, उसके नीचे फोरहेड है, आईब्रोज है, आईज है, नोज है। ठीक, तो जिस तरह से हमारा एक स्ट्रक्चर बना है, उसी तरह से वर्णों का भी एक स्ट्रक्चर बना होता है कि सबसे पहले अ आएगा, आ आएगा, ई उ, इस टाइप से। तो आपको याद रखना है कि वर्णमाला जिस व्यवस्थित रूप में बनी है उसी को हम अगर लिखेंगे तब तभी हम उसको वर्णमाला कह सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये थी आपके वर्णमाला की डेफिनेशन। अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं इसको। अब हिंदी की हम बात कर रहे हैं, और हिंदी में हम वर्णमाला को पढ़ रहे हैं। वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो इसके कुल वर्ण है, कुल वर्ण मतलब टोटल जो होते हैं, और दूसरे इसके मूल वर्ण है। मूल वर्ण होते हैं जिनकी जरूरत हमें बेसिक रूप से रोज ही पड़ती रहती है। तो कुल वर्णों की हिंदी भाषा में कुल वर्ण कितने हैं? 52। और मूल वर्ण अगर आपसे पूछे जाएंगे तो मूल वर्ण हमारे पास 44 रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम इन जो क्या बोलते हैं वर्णमाला का है वो वर्गीकरण कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वर्णों का वर्गीकरण। वर्गीकरण
और आपसे पूछा जाता है कि वर्गों का वर्गीकरण जो है, वर्णों का वर्गीकरण कितने आधार पे किया जाता है, तो आप लिखेंगे कि वर्णों का वर्गीकरण 3 आधार पे किया जाता है। कैसे? इसमें नंबर 1 पे आपका आता है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। दूसरा आप लिखेंगे वायु संवेग के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। और थर्ड नंबर पे आपके पास आता है तारतम्य के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। ये रहता है आपके पास वर्णों का वर्गीकरण कि कितने आधार पर किया जाता है। तो वर्णों का वर्गीकरण हम कितने आधार पे करते हैं? 3 आधार पे करते हैं। उसमें जो सबसे पहला आधार आपके पास है वो कौन से वाला है? उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कितने तरह से किया जाता है। उसके बाद आप पढ़ेंगे कि वायु संवेग के आधार पर वर्णों का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया जाता है। फिर आपके पास रहता है तारतम्य के आधार पर। तारतम्य भी होता है, इसको प्रकंपन भी बोलते हैं। ऐसे कंपन कुंपन तो इतना ज्यादा कुछ नहीं होता, पर चलो जो बुक्सों में लिखा है हमें आगे एग्जाम में परेशान करेगा, उसे पढ़ना तो बेटा पड़ेगा ही। थोड़ी सी इंक डाल देते हैं, मार्कर धीमे धीमे से लग रहे। चलो ये आपने लिख लिया होगा। अब मैं यहाँ से आगे का शुरू करती हूँ। अब सबसे पहले वाला जो वर्गीकरण है आपको याद होना चाहिए, कौन सा है? उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर जब हम वर्णों का वर्गीकरण करते हैं उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 तरह से। इसमें एक आपका स्वर है और नंबर 2 में यही लिख देते हैं व्यंजन। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ये आपका किसके आधार पे हुआ? ये उच्चारण के आधार पे इसका वर्गीकरण होता है। तो अभी सबसे पहले तो हम स्वरों की बात करेंगे, ठीक है, कि स्वर वर्ण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्वर वर्ण। इसकी डेफिनेशन बेटा अलग अलग दी जाती है, तो मैं भी उसी टाइप से अलग अलग प्रकार से लिखती हूँ। ऐसे वर्ण जिनका अस्तित्व स्वतंत्र हो। दूसरी डेफिनेशन आते हैं कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता की जरूरत ना पड़े। इन दोनों का, ऐसे वर्ण जिनका अस्तित्व स्वतंत्र हो, स्वर वर्ण कहलाते हैं।
और यहाँ पे भी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता की जरूरत ना पड़े, इनको भी आप स्वर वर्ण कहते हैं। तो ये दोनों, इसकी डेफिनेशन अलग अलग है। आपके पास जिस भी टाइप की डेफिनेशन रहती है तो आंसर आपका यही होगा कि इनको कौन सा वर्ण कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप भी इसको दूसरे पेन से लिखेंगे। स्वर वर्णों को मात्रा भी कहा जाता है। अब ये तो आपको पता ही है कि इनको मात्रा क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप हिंदी लैंग्वेज की, टोटल हिंदी लैंग्वेज की बात करेंगे तो जो मात्राएं लगती है ना, किसी भी अक्षर में आप मात्रा लगा रहे, वो आपकी स्वर की लगती है। आपको पता है व्यंजन की अपनी कोई भी मात्रा नहीं होती ना। आपने देखा होगा कि जैसे आपके पास अगर हम क की बात करें तो क की कौन सी मात्रा होती है, होती ही नहीं। इधर को लगाएंगे छोटी की हो जाएंगे, ऊपर को लगाएंगे ए की हो जाएंगे, डबल लगाएंगे आई की, एक डंडा खींच के लगाएंगे ओ की मात्रा हो जाती है। तो आप सभी को पता है कि जो मात्राएं हैं वो स्वर वर्ण की ही होती है, जिसके कारण इन्हें मात्रा भी कहा जाता है। ठीक है। और बाकी आपको पता है कि स्वर वर्णों की संख्या, जो कुल संख्या है वो कितनी है, 11 है। देखो दो आपके पास और भी आ जाते हैं स्वर वर्ण में, वो आपको बताती हूँ, आगे आगे आते जाएंगे तब आपको मजा आएगा पढ़ने में कि आगे और भी है। तो स्वर वर्णों की बात करेंगे तो इसमें जो टोटल संख्या है इनकी वो कितनी है, 11 है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। आगे आएंगे आपके पास स्वर वर्णों के भेद। स्वर वर्णों के भेद की अगर हम बात करें तो आपने भी पढ़ा है कि 3 है, पर कभी कभार इसके स्वर वर्णों के जो भेद है वो 4 भी दिए जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर ऑप्शन में 3 नहीं है तो 4 पे क्लिक करना है। कैसे, किस तरह से ये 4 भेद बन जाते हैं आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है। स्वर वर्णों में सबसे पहला जो भेद रहता है आपको पता है, इस तरह का लिखते हैं ना, ह्रस्व स्वर। नंबर 2 में आपके पास आ जाता है दीर्घ स्वर, और नंबर 3 में आपके पास आ जाता है प्लुतु स्वर। ये 3 आपके पास मुख्य रहते हैं। और जब ये 4 हो जाते हैं तो दीर्घ के साथ एक और लग जाता है जिसको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ये आपका एक अलग से लग जाता है इसके साथ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 4 भेद अगर बता दिए जाते हैं तो फोर्थ कौन सा हो जाता है, संयुक्त स्वर वाला। इसको आप एक बार देखना चाहें देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपने तो वो भी ले सकते हैं जल्दी से। चलो अब शुरू करते हैं स्वर वर्ण से। जो स्वर वर्ण के आपने 3 भेद पढ़े थे उसमें जो पहला भेद है आपका वो कौन सा है, ह्रस्व स्वर है। और ह्रस्व स्वर ये क्या होते हैं उसकी पूरी डिटेल्स आगे। सबसे पहला भेद आपके पास है ह्रस्व स्वर। ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की
आवश्यकता ना पड़े। इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय, अत्यंत बेटा तो आधा आता है यहाँ पे, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे, ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। सब स्टूडेंट पढ़ चुके ये वाले, तो ज्यादा टाइम वेस्ट इन चीजों में नहीं करेंगे। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर कितने हैं? तो आपको पता है कि ह्रस्व स्वर की कुल संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? एक तो ये अ है, मतलब छोटे छोटे ही आएंगे सारे, अ, ई, उ और री। ये ऐसे स्वर वर्ण है जिनके उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है और जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए इनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। अब यहाँ से याद रखने वाला पॉइंट ये है, नोट में डालना है आपने नोट, और जहां जहां भी आप नोट डालो पहले ही मान लेना कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लिखेंगे इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। याद रखना बेटा, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। अब इनको मूल स्वर क्यों कहते हैं? इसलिए कहा जाता है कि अन्य यहाँ के बाद जो आपके पास स्वर आने हैं उन स्वरों में इन स्वरों की हेल्प की जरूरत होती है, चाहे आप उच्चारण की बात करो चाहे उनकी फॉर्मेशन की बात करो। तो ये जो आपके पास मूल स्वर दिए गए हैं इनकी जरूरत आगे आने वाले स्वरों के उच्चारण में भी और उनकी फॉर्मेशन में भी पड़ती है, इसीलिए इनको मूल स्वर कहा जाता है। ठीक है, आपको इतना समझ आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट दूसरे स्वर की बात करती हूँ। दूसरा आपने पढ़ा था दीर्घ स्वर। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि अगर तो हम दीर्घ स्वर को 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में डिवाइड नहीं करते हैं, तो इनकी टोटल संख्या 7 हो जाती है। और अगर हम इनको क्या है डिवाइड कर देते हैं तो इनको अलग अलग पढ़ा जाता है। तो कोशिश करती हूँ आपको समझाने की, यहाँ पे अलग अलग वे पे समझाने की कि अलग अलग ये किस तरह से होते हैं दीर्घ स्वर। इसकी डेफिनेशन भी वही घिसी पीटी, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगे, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब मैंने बोला कि मैं अलग अलग पढ़ा रही हूं, तो हम लिखेंगे इनकी संख्या। इनकी संख्या 3 है, इनको हम 3 इसमें पढ़ते हैं। और 3 कौन कौन से है ये? अब अभी तक तो आपने छोटे छोटे पढ़े थे, अब हम यहाँ बड़े बड़े पढ़ेंगे। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़े वाला ऊ हो गया। ये दीर्घ स्वर है बेटा आपके पास, ठीक है। इनकी संख्या 3 है और ये दीर्घ स्वर है। अब मैं आपको नेक्स्ट वाला बताती हूँ जिनको आप क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। और आपको याद रखना है कि संयुक्त के साथ इन्हें अन्य भी कहा जाता है। इनको
संधि स्वर भी कहा जाता है। इनकी डेफिनेशन की अगर बात करेंगे तो इसमें लिखेंगे ऐसे स्वर, ऐसे स्वर वर्ण जो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक स्वरों से मिलकर बने हो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और संख्या की अगर बात करेंगे तो इनकी टोटल संख्या 4 है। कौन कौन सी है? ए, आई, ओ और औ। और इस तरह से टोटल जो आपके पास स्वर हो जाते हैं वो इन सभी की संख्या 11 होगी। 4 ऊपर थे, 3 यहाँ है, 4 इधर हो गए, 4 और 4 8 और 3 11 हो गए। ठीक है, तो ये है आपके पास। अब ये वाला तो चलो ठीक है, आपसे क्या पूछा जाता है, जो आपके संधि स्वर है या जिनको आपने संयुक्त स्वर के रूप में पढ़ा, इनका संधि विच्छेद पूछा जाता है कि किस तरह से इनका संधि विच्छेद किया जाता है। तो ये जो आपके पास दिया गया बोर्ड पे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, वैसे मुझे लगता है कि सबसे बेटर वे होता है हैंड रिटन नोट्स बनाना। आप खुद अपने नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको आगे जो रिवीजन करना है ना, उसके लिए एक इजी सा वे रह जाता है। आप आसानी से इन्हें आगे पढ़ सकते हैं, एक ओवरव्यू जल्दी जल्दी से आप दे सकते हैं रिवीजन जब आपको देना होगा। ठीक है, अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ कि इनका जो आगे विभाजन होता है वो किस तरह से होता है। पढ़ रहे हैं संयुक्त स्वर के बारे में। ठीक है, और संयुक्त स्वर आपके पास कौन कौन से होते हैं ये तो आप सभी को पता ही है। ये आपके पास संयुक्त स्वर है, ये आपके पास संयुक्त स्वर है, ये संयुक्त स्वर है और ये आपका संयुक्त स्वर है। ठीक है, इनका आगे क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। अगर आपके पास अ या आ के साथ प्लस छोटी ई या बड़ी ई मिल जाती है तो ये क्या बन जाता है, ए बन जाता है। अब शायद आपको ये समझ नहीं आया होगा कि किस तरह से मिलाना है और आ को ई को किस तरह से मिलाना है, तो मैं बता देती हूँ। देखो बेटा, अगर आप यहाँ पे करेंगे अ जमा ई तो ये ए बन जाएगा। अगर आप करेंगे अ जमा बड़ी ई तब भी ये ए बन जाएगा। अगर आप करेंगे आ जमा छोटी ई तो भी ए बन जाएगा। और अगर आ जमा बड़ी ई तब भी ये आपका ए ए बन जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कैसे लिखा, कैसे बनेगा। इस तरह से बन जाते हैं कि अ के साथ अगर इन दोनों में से कोई भी एक आ जाती है तब भी ए बनेगा, आ के साथ इन दोनों में से कोई एक आ जाता है तो भी आ बने सॉरी ए बनेगी। ठीक है, दूसरा भी इसी तरह आपके पास जैसे आई है, आई की अगर बात करें तो अ या आ के साथ प्लस या तो ये वाली ए आ जाए या ये वाली ए आ जाए तो ये आगे जाके क्या बनाते हैं, आई बनाते हैं। ठीक है, ओ की बात करूं तो अगर आपके पास अ जमा आ के साथ प्लस में क्या आ जाता है, या तो छोटा ऊ आ जाता है या बड़ा ऊ आ जाता है, तो फॉर्मेशन किसकी होती है, ओ की होती है, तब आपका ओ बन जाता है। और आउ की हम बात करेंगे तो अ या आ के साथ प्लस अगर आपके पास ओ आ जाता है या आउ आ जाता है तो आगे फॉर्मेशन होके आपका आउ बन जाता है।
आओ बन जाता है और इधर आपका ओ बन जाएगा और इधर आपकी मात्रा वाली आई बन जाती है। इस तरह से आपके पास फॉर्मेशन रहती है संयुक्त स्वर की। ये थे संयुक्त स्वर और इनको संधि स्वर भी कहते हैं। संधि स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका संधि विच्छेद कर दिया ना, संधि विच्छेद होता है। और संयुक्त स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, संधि स्वर या संयुक्त स्वर बोला जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड टाइप का रहता है, आप थर्ड पढ़ो चाहे फोर्थ पढ़ो, जो हमने प्लूतो स्वर पढ़ा था, स्वर। तो इसकी डेफिनेशन भी ऐसी है कि ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा कि गुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अब आप सोचते होंगे ये तो पूरे हो गए, 11 ही तो स्वर थे, अब ये कौन सा स्वर आ गया। आपको पता है सभी को कि प्लुत स्वर भी होता है। कौन सा होता है, जिनको 3 गुना ज्यादा समय लगे। कभी 3 गुना क्या, इसमें तो बड़ी लंबी ये चली जाती है। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं, देखा होगा आपने कभी, इस टाइप का लिखा होता है, कैसे बोलते हैं, राम, लंबा गया ना, लंबा खींच रहा है ना, इसीलिए ये जो बीच में आपके पास लगा है आधा अ होता है, ये क्या होता है, आधा अ होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लुत्सर। या आप बोलते हैं ओ, बोलते हैं ना, तो बीच का जो आपका ये खींच रहा है ना, अक्षर जो खींच रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लुत्सर बोलते हैं, इसे ही प्लुत्सर कहा जाता है। तो ये थे आपके पास कुछ स्वरों के इसमें, ठीक है। इसका भी लेना स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए जल्दी से। थोड़ा सा मुझे आपको और बताना है। एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे ये बताना है कि आपकी वर्णमाला में एक वर्ण शहीद वर्ण है। आंसर आप करेंगे कि मैं करूं? फिर बोलेंगे कि सारा मैम हमारे लिए देना था। चलो लिख देते हैं। हिंदी वर्णमाला में शहीद वर्ण किसे कहा जाता है? आंसर इज अ। शहीद वर्ण किसको कहते हैं? अ को कहते हैं। और शहीद वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि हर एक वर्ण का एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए ये प्राणों की, अपने प्राणों की आहुति दे देता है हर एक वर्ण के लिए। जैसे मान लीजिए आपको क लिखना है, क, क, तो क आप बिना अ के लिख सकते हैं? नहीं। अगर क का संधि विच्छेद किया जाए तो ये आपका ये वाली चीज है, क आधा है और पूरा इसमें अ जुड़ा है। इसीलिए किसी की भी बात करो, क की, म की, ख की, ग की, सारे जितने भी आपके पास वर्ण है उसमें कहीं ना कहीं अ का अस्तित्व होता है, जिसके कारण अ को शहीद वर्ण कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे स्वर तो हमारे खत्म होते हैं, पर फिर हमारे पास ऐसी चीजें रह जाती है जो ना तो स्वर में आती है, ना किसमें आती है, व्यंजन में आती है। तो उनको भी यहीं पे खत्म कर देते हैं। व्यंजन वर्ण हम आगे से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। दूसरे लेक्चर में व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, एक अंग है और एक आपका आ है। अब आप सभी को पता है कि अंग को क्या कहा जाता है, आ को क्या कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अंग को अनुस्वार और आ को
विसर्ग कहा जाता है। और इन दोनों वर्णों को मिलाकर इनको जो बोला जाता है वो अयोगवाह बोला जाता है। ठीक है, अयोगवाह। एक टर्म इन्हें और भी बोली जाती है, और कौन सी टर्म बोलते हैं, इन्हें नपुंसक वर्ण भी कहा जाता है। अब ये क्या नई बीमारी है, नपुंसक क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है, ना तो स्वर के साथ है, ना व्यंजन के साथ है, ना मेल के साथ, ना फीमेल के साथ, इसीलिए इनको ट्रांसजेंडर कहा जाता है, नपुंसक वर्ण कहा जाता है। क्वेश्चन आता भी है कभी कि हिंदी वर्णमाला में नपुंसक वर्ण किन्हें कहा जाता है, याद रखना है, अंग और आ को कहा जाता है। ये तो बहुत बार पूछा जाता है, अयोगवाह कौन से है, निम्नलिखित में से अयोगवाह कौन से हैं, अंग और आ है। फिर बोला जाता है ये आपके पास अलग अलग वर्ण दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से अनुस्वार किसे कहा जाता है, तो अंग को अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग पूछा जा रहा है तो आ को विसर्ग कहा जाता है। ये थे आपके पास स्वरों के रिगार्डिंग नॉलेज, और बाकी हमने अयोगवाह पढ़े। तो मुझे लगता है कि क्लास यहीं तक आज काफी है, यहाँ से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सभी को मेरा गुड नाइट, बाय बाय, और आप सभी सुरक्षित रहे, सेफ रहे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल।